रानीगंज का निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल आचार्य क्या पढ़ाएंगे दिग्गजों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और महासंग्राम अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए रानीगंज विधानसभा सीट पर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां टीएमसी, बीजेपी और सीपीआईएम जैसी बड़ी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं अब एक निर्दलीय चेहरे ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। रानीगंज की जंग अब चतुष्कोणीय नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। मैदान में टीएमसी से कालो ब्रॉन मंडल, बीजेपी से पार्थो घोष, सीपीआईएम से नारायण बावरी और आम जनता उन्नयन पार्टी से राहुल घोष अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस बीच निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गोपाल आचार्य के उतरने के से समीकरण बदल गए हैं। क्या इस बार बंगाल में वाकई खेला होगा? क्या एक निर्दलीय उम्मीदवार बड़े बड़े दिग्गजों का खेल बिगाड़ देगा? हमारे संवाददाता ने इन्हीं सवालों के साथ गोपाल आचार्य से खास बातचीत की। मेरा राजनीति का इस टाइम कोई लेना देना नहीं है, पहले भी नहीं था। आप देखे थे जब शासक दल में हम 15 साल गुजार दिया, इतना विरोधी था, उसके बाद शासक दल आया जहाँ उसमें कुछ मेरा कोई वितर्कित काम में हम नहीं जुड़े हुए थे। आज भी वो आपको तो बोल रहा, लाल झंडा बस वाला जो कम्युनिस्ट पार्टी करता है उसके साथ भी मेरा रिलेशन है, जो भाजपा कर रहा है उसके साथ भी मेरा रिलेशन है, जो टीएमसी कर रहा है उसके साथ भी मेरा रिलेशन है। मतलब हमारे सब एक परिवार है। रानीगंज तो छोटा शहर है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। झंडा कोई भी किसी का पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा जो नीति है, बार बार बोल रहा, मेरा जो नीति है, मेरा जो एथिक्स है, वो समाज के लिए कुछ करना है। जिंदगी तो छोटा जाएगा है, सबको एक दिन चला जाना होगा देश दुनिया छोड़ के, लेकिन जिंदगी जब तक जिएंगे भारत का संविधान को सम्मान करेंगे और सांप्रदायिक संप्रीति बजाय रख के हर कम्युनिटी को लेके एक प्रेम, एक अच्छा मजबूती जो ये है। आप भी देखें तो बात आपको बोलते हैं, 2013 में जब सोनावाली एमएलए था, मैं भी शासक दल में था, जो दंगा हुआ था, उस दंगा में मैं अकेला आदमी एनएसबी रोड में हम खड़ा हो गया था। जितना गाड़ी को आग लगा दिया, वो गाड़ी का आग बुझाया, उसके बाद गाड़ी को जो रास्ता में भंगचूर हुआ वो रोका। यहाँ से एनएसबी रोड से तार बंगला तक मैं अकेला खड़ा हुआ था। उस टाइम सोनावाली एमएलए था, उन्होंने भी हमको मना किया था कि ऊपर रास्ता में मत निकलो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज उस टाइम भी मेरा इतना मन में साहस था कि रानीगंज का आदमी को जितना मैं प्रेम दिया वो कोई मेरा क्षति नहीं करेगा। ये जो रानीगंज वासी को जो हमको प्रेम मिला, जिसका भालोबासा, जिसका प्रेम, जिसका सहायता लेके हम अभी भी जिंदा है, उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं होगा। ये सिर्फ रानीगंज का बात नहीं है, जो आप छत्तीसगढ़ बोलिए, मेघालय बोलिए, बहुत सारे जगह जहाँ कोयला खनि है, वहाँ एक तो ग्रुप रहता है जो आपका लूट करता है किसी को साथ मिल के। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट का विरोध में हमारा अकेला लड़ाई संभव नहीं है। हाँ, यदि पब्लिक हमको जिताते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, तो जो बेकार लड़का जो छुटफुट काम करता है, रैट होल बना के जो कोयला उठाते हैं, वो तो छोटा आदमी है। आज का दिन में भी आप बोलिए जो नारायणपुरी में ओसीपी चल रहा, आपका नाम बोल रहा, आप बहुत सारे कोलियारी में ओसीपी चल रहा, उसका कोयला रातों का अंधकार में कहाँ जाता है और डास्ट मिलाते हैं। देखिए, आप देखते हैं पलाश पांडे फेसबुक में देते हैं, जितेंद्र चौधरी उघरा से देते हैं। तो करप्शन हम अकेला ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन पब्लिक साथ में रहेगा। मैं यदि आज एमएलए बनेंगे, कल हम लोकसभा में जाएंगे, तब हम लड़ सकते हैं कि कम से कम समाज का रोजगार बढ़े। एक्चुअली करेगा क्या? गरीब आदमी यदि आपका 4 किलो 10 किलो कोयला ले आते तो उसको केस देके घुसा देते हैं, लेकिन जो टन कोयला चोरी करते हैं वो आराम से इसी रूम में रहते हैं। तो रानीगंज का जो धोसान है, रानीगंज का रेल लाइन जो खतरा है, ये आज का नहीं है, ये लेफ्ट टाइम से शुरू हुआ, उसके बाद अभी भी चल रहा है। वो बंद करने के लिए बहुत बड़ा शक्ति चाहिए, और वो शक्ति जनता है। जनार्दन, जनता जिसको चूज करेगा, तो ये हमारा शहर के बचाने के लिए कोशिश करेगा, तो वही काम हम करेंगे। कि तो आप जो क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। यदि हम बोलने चाहेंगे तो
जो शासक दल है उसका मन में आएगा कि हम शासक को विरोध करते हैं। कोई भी बड़ा कंपनी यहाँ देश स्वाधीन होने के बाद आप इसको सेल, एलो स्टील, पैक वॉलपेपर मिल, बांस कंपनी, सारे जो कारखाना था, ये कारखाना क्यों बंद हुआ ये पूरा रानीगंज आसनसोल शहर लोग को जानते हैं। जेके नगर का एल्यूमिनियम कारखाना, आसनसोल का सन रेले कारखाना। लेकिन आज का दिन में यदि ऐसी स्थिति आ रहा, यदि अभी भी नहीं सुधरेगा सरकार, ये राष्ट्र का काम होता है। राष्ट्र लीडर जो होगा, स्टेट का जो लीडर होगा, उसका मन में कुछ करने का इच्छा रहना चाहिए। तो उसका जो हैंड्स है, यदि आज सचमुच हम लोग यदि एमएलए मानते थे 2011 से, हम जो 2006 से लड़ाई किए थे, तो रानीगंज के लिए कुछ तो करना चाहिए था। आज जो बाईपास बन रहा, आप देखिए साहिबगंज से बाईपास मंगलपुर जा रहा, पानागढ़ का स्थिति क्या है आप खुद। काउंसिलर भी नहीं था, यहाँ का जितना काउंसिलर हुआ उनका तो काम है जो एमसी में जो मीटिंग में जाता है, जो रानीगंज कैसे चाहिए। हमारा पास जितना खबर है, क्या कि हर काउंसिलर को मैं जानते हैं, तो उसमें रानीगंज में जितना काउंसिलर बना है उसका कोई आवाज़ वहाँ नहीं उठा पाते हैं। शाहजादा बोरो चेयरमैन वो कभी कभी उठाते हैं, उनका हम देखे हैं कि रानीगंज के लिए कुछ करने का चाहते हैं। वो बहुत बार एमएलए को भी बोला है, तपोसदा जो मेरा जी तपोसदा अड्डा का चेयरमैन था, बोला था। लेकिन अकेला 1-2 काउंसिलर बोलने से नहीं होगा। 11 काउंसिलर है, ये 11 काउंसिलर जो सचमुच शहर के कुछ करना चाहिए था, तो पहले तो उनका जो पेमेंट उठाता है 5,000 मिले कि 7,000 मिले, वो उनको बॉयकॉट करना चाहिए था। जब रानीगंज में कुछ नहीं कर पा रहा तो मेरा पेमेंट लेने का कुछ अधिकार नहीं है। काउंसिलर आप बन के रहा, दल आपको काउंसिलर बना दिया और आप स्टैम्प लगा रहा आप काउंसिलर हैं, लेकिन रानीगंज का जो विकास करना चाहिए, रानीगंज के लिए कुछ लाना होगा, वहाँ जाके मेयर का सामने जाके उसका अपना रिक्वेजिशन देना होना चाहिए, वो हमारा लग रहा ठीक से नहीं दे पा रहा। क्योंकि इसके लिए अपना दम चाहिए, इसके लिए अपना ग्राउंड चाहिए, वो ग्राउंड सोचना होगा काउंसिलर लोग को। तो कुछ काउंसिलर है कोशिश कर रहा है, लेकिन अगला जो दिन आएगा हमारा आशा है जो भी काउंसिलर होगा रानीगंज के लिए एमसी के पास जाएगा, इतना टैक्स रानीगंज से जा रहा, ट्रेड लाइसेंस फीस जा रहा, तो रानीगंज के लिए कुछ तो कम भाई पैसा अलॉटमेंट बजट में करो। हम भी जानते हैं एमसी का जितना आपका बोरो ऑफिस है उसमें कम पैसा मिलता है रानीगंज का बोरो का 2 का। फिर भी बोरो 2 का जो चेयरमैन है उसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कितना दूर का माने वो सक्सेस होता है उसका सब सक्सेस नहीं देख पाता है। और 2-4 तो काउंसिलर है वो भी बोलता है कि हम लोग असहाय है, हमारा बात वहाँ नहीं सुन रहा। तो एक्चुअली हमारा बेचारा जो पॉलिटिक्स है, डार्टी पॉलिटिक्स है, उनमें अच्छा लोग को काउंसिलर नहीं बनाया। जो लोग आसनसोल में टेबल चपड़ा के अर्थात वह मेयर के सामने कुछ बोल पाएगा जो हमारा चाहिए इस विकास के लिए, वो बोलने का शक्ति जो चाहिए वो शक्ति उन लोगों के पास नहीं है हमारे विचार। আচ্ছা স্যার, 2026-এর বিধানসভা ভোটে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে আপনি দাঁড়াচ্ছেন, সার্বিক কি উন্নতিকে সামনে রাখছেন রানীগঞ্জ শহর থেকে? প্রথমেই আপামর রানীগঞ্জ তথা শিল্পাঞ্চল মানুষের কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রার্থনাটি হচ্ছে যে আমাদের রানীগঞ্জ বিধানসভাতে বিগত 2011 সাল থেকেই বাইরের প্রার্থীরাই এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এবং বাইরের যারা দাঁড়িয়েছেন তারা কেউ রানীগঞ্জের ভূমিপুত্র নন বা প্রাচীন ঐতিহ্যশালী রানীগঞ্জ শহরের জন্য তাদের কোনো পজিটিভ চিন্তাধারা কাজকর্ম আমরা পাইনি। পৌরসভা আছে কি আড্ডা আছে, তাদের কিছু কিছু ডেভেলপমেন্ট কাজ রাস্তাঘাট তারা করছে, এ তো আপনার আমার ট্যাক্সের পয়সায় করে, কিন্তু যখন চাওয়া হয় তখন করে না। 5 বছর পর হয়তো কোনো একটা রাস্তা রিপেয়ারিং হয়। তো আমার সামনে এখন একটা রাস্তা আছে যে আপনারা জেনেছেন যে রানীগঞ্জের মহাবীর কল্যাণীকে কেন্দ্র করে যে ওসিপি করার চেষ্টা করছে, ইসিএল একটা প্যাচ দিয়েছে অমর মহাবীর কল্যাণী কোম্পানিকে, এবং সেই কল্যাণীটি হলে রানীগঞ্জের এনএসবি রোডের বাম দিক অর্থাৎ তারবাংলা থেকে শুরু করে অঞ্জনার খাটু সাপ মন্দির পর্যন্ত এবং শেয়ারসোলের পিছনের অংশ, যে মাটির নিচে বালির বদলে যে জল ভর্তি আছে পুরনো পদ্ধতি যে কয়লা তুলতো, সেই জলটি বের করে নেওয়ার পর তারা যদি ওখানে ওসিপি করে, তাহলে রানীগঞ্জের বহু জায়গা যারা জলের চাপে প্রেসারে দাঁড়িয়ে আছে
সেখানে ধস নামবে এবং রানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে, রানীগঞ্জ ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হবে। এছাড়া আপনি দেখেছেন কিছুদিন আগে আমাদের পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি এসে খাদ্যাতে বলে গেছেন রানীগঞ্জ ধস এলাকা 700 ফ্ল্যাট করা হয়েছে, প্রত্যেককে নাকি 2টি করে ফ্ল্যাট দেবেন এবং 10 লক্ষ টাকা ট্রান্সফারের খরচা দেবেন। তো রানীগঞ্জে তো আর 700 লোক বাস করে না। আমার ধারণা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যারা এই রিপোর্টগুলো দেয় যে রানীগঞ্জ ধস এলাকা, আমার রানীগঞ্জ শহরটাই ধস এলাকা, এটা কিন্তু মাননীয়ার কাছে খবর নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিরোধী দলনেতা আছেন শুভেন্দুবাবু, তার কাছেও খবর নেই, তাদের কাছেও কোনো কিছু খবর শোনা যায় না রানীগঞ্জ নিয়ে। তো আমাদের রানীগঞ্জ অন্নদাত্রী এই শহর আমাদের ভালোবাসা দিয়েছে, এই শহর আমাদেরকে জীবিকা দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে। আমার মতো অসংখ্য মানুষ আছে, এমন অনেক সাধারণ মানুষ আছে, এমন অনেক গরিব মানুষ আছে যারা কিন্তু মানে সাধারণ ডেলি ওয়েজেসে লেবার কাজ করে একটা ছোটোখাটো সরকারি সহযোগিতায় ঘর পাওয়া হোক বা ওরকম নিজের কুড়ে ঘর বানিয়ে আছে। তো রানীগঞ্জ শহরকে একদিকে তুলে দেওয়ার মানে একটা প্যানিক সৃষ্টি করা, সেই সঙ্গে আপনারা জানেন যে দামোদর নদ যে আমাদের পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলার বরাকর থেকে শুরু করে অন্ডাল দুর্গাপুর পর্যন্ত যে নদীর মাঝখানে সাবমার্শাল পাম্প লাগায়, তার সাহায্যে বালির নিচ থেকে সাবমার্শাল পাম্প দিয়ে জল তোলা হয় এবং সেই জল সরবরাহ হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার সেখানে বালি যে কন্ট্রাক্ট যাদেরকে দেওয়া হয়, বালি তোলা উত্তোলনের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়, তারা এনজিপিটি রুল বা রাজ্য সরকারের রুল মানে না। আমি বলছি না যে আমাদের রাজ্যের সরকার সেটাকে সহযোগিতা করছে, কিন্তু সেটা মনিটরিং করার কেউ লোক নেই। মানে অ্যাজ পার এনজিপিটি রুল যে 9 মিটার অর্থাৎ 3 মিটারের 9 ফুট 3 মিটারের বেশি বালি উত্তোলন করতে পারে না। এখন তারা হাত দিয়ে দিয়েছে যেখানে পাম্পিং স্টেশন, যে মাটির নিচ থেকে জল পিউরিফাই ওয়াটার আমরা পাচ্ছি, কারণ আমাদের। सुनिए उन्होंने क्या कहा। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।